हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएन आईटी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आगामी जो हमारे एग्जाम है, पटवारी ग्राम सचिव या फिर नहरी पटवारी के एचएसएससी के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के अंदर हमारा कंप्यूटर का जो सिलेबस आने वाला है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इस सीरीज का जो नाम होगा वो होगा डेली मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगी, जिसमें हम 10 कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर से बिल्कुल छांट के मैंने इसके अंदर उनको डाला है, फिल्टर करके। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 28 दिन, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है तब तक अगर हम ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं, तो टोटल हमारे पास 25 प्लस जो है मॉक टेस्ट हो जाएंगे। एंड अगर 10 क्वेश्चंस हम एक मॉक टेस्ट में करते हैं तो टोटल हमारे पास 250 प्लस क्वेश्चंस कंप्यूटर के प्रैक्टिस हम कर लेंगे, जो कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मैंने इसमें डाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना ताकि सभी का प्रॉफिट हो सके। और हर एक क्वेश्चन के साथ पहले आप आंसर करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, और फिर वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट करके अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। और अपना अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका सही है या फिर हमने गलत कराया है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है वो है दोस्तों, टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स इन द नेटवर्क ऑपरेशंस डैश इंफॉर्मेशन में बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिखेगा, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात हो रही है एक नेटवर्क ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि अगर मान लो हमारा सिस्टम जो है वो एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी नेटवर्क के साथ हमने मान लो हमने लैन लोकल एरिया नेटवर्क से हमारे सिस्टम को जोड़ा हुआ है। तो जब नेटवर्क के ऊपर हमारा सिस्टम जुड़ा हुआ है तो हमें रिकवर करना है। रिकवर करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? उभरना। मतलब पहले हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमें उससे रिकवर होना है, हमें उससे उभरना है। किससे उभरना है? फेलियर। नेटवर्क के ऊपर कुछ फेलियर आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, उससे हमें रिकवर होना है। इन द नेटवर्क ऑपरेशंस, नेटवर्क के ऊपर जितने भी तरह के भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उनसे हमें, उसमें जो फेलियर होते हैं उनसे हमें उभरना है। तो डैश इंफॉर्मेशन में भी मेंटेन्ड, तो हमें ऐसे फेलियर्स से, ऐसी प्रॉब्लम्स से हमें उबरने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे नेटवर्क के ऊपर ना आए, उसके लिए हमें किस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना है? नेटवर्क संचालन में विफलताओं से उबरने के लिए खालिस्तान जानकारी को बनाए रखा जा सकता है, कि इनमें से किस जानकारी को जो है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, ताकि हमारे नेटवर्क ऑपरेशंस के ऊपर अगर कोई फेलियर होता है तो हम उससे रिकवर हो सकें, यानी कि वो गलती बार बार ना हो। तो क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखेंगे? क्या हम आईपी एड्रेस को मेंटेन करके रखेंगे? क्या हम स्टेटलेस को मेंटेन करके रखेंगे, या फिर हम स्टेट को मेंटेन करके रखेंगे? तो आपने होप सो आपने आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेट। हमें हमारे डिवाइसेस की जो स्टेट है, स्थिति है, हमारे चीजों की जो स्थिति होती है, हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमें उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डिवाइस पे कौन सी उसकी कब क्या स्थिति है, उसकी स्टेट को हमें बेसिकली वहां पे मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हमें पता लगता रहे कि इस डिवाइस की ये स्टेट है, इस चीज की ये स्टेट है, ताकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें फेस होती है या कुछ प्रॉब्लम हमें नजर आती है कि लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है, तो हम उसकी स्टेट को चेक करके पहचान सके कि क्या वो सही स्टेट में है या वो गड़बड़ वाली स्टेट में है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी ऑपरेशंस को हैंडल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारे कंप्यूटर का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर चाहे हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हमारे डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, हम हमारे डिवाइस को संभालने की बात करें, हमारी फाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारी वर्चुअल मेमोरी की हम बात करते हैं, तो सभी चीज़ों पे जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है।
आईपी एड्रेस आप लोगों को पता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस जो होता है वो अलग अलग होता है। आपको अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस अगर जानना है मोबाइल या लैपटॉप का, तो आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप कर दीजिए माई आईपी, आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आईपी एड्रेस हमारे पास दो तरीके से होते हैं दोस्तों, एक हमारे पास पब्लिक आईपी होता है, एक हमारे पास प्राइवेट आईपी होता है। और अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक आईपी वर्जन 4 होता है और एक आईपी वर्जन 6 होता है। लगभग एचएसएससी एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में जो IPv4 और IPv6 होता है, इनकी हमसे रेंज पूछी जाती है। तो 0 से लेके 255 तक की हमारी इसकी रेंज होती है। और टोटल हमारे पास ABCDE 5 क्लासेस के हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं। साथ ही इसमें ध्यान रखोगे कि 127.0.0.1 जो होता है, ये आईपी एड्रेस जो होता है, ये लूप बैक एड्रेस के लिए फिक्स होता है। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह के लिए इस आईपी एड्रेस को फिक्स किया गया है, यानी कि नॉर्मल तौर पे हमारा ये जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, इसको यूज हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों, IPv4 की मैं बात कर रहा हूं, वर्जन 4 की, वो हमारा 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है। हर एक ऑक्टेट जो होता है दोस्तों वो 8 बिट का होता है, यानी कि हर एक जो होता है वो 1 बाइट का होता है। इसलिए टोटल साइज जो हो जाता है IPv4 उसका 32 बिट हो जाता है। वहीं पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो IPv6 का हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है जो कि 128 बिट होता है। तो ये बात है आईपी एड्रेस से आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टेट हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। स्टेट की जानकारी हमेशा हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि हम हमारे नेटवर्क ऑपरेशंस पे अगर कोई फेलियर होता है तो उससे हम क्या हो सके दोस्तों, रिकवर हो सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विभिन्न उपकरणों की डेटा ट्रांसफर गति, या फिर जिसको हम DTR भी बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट जिसको हम बोलते हैं, में अंतर को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या स्पीड इनहेंसिंग सर्किटरी का इस्तेमाल किया जाता है, या ब्रिज सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या मल्टीपल बसेस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बफर रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा ट्रांसफर रेट से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे पास जो हमारा एक ये सिस्टम है और एक हमारे पास दूसरा ये सिस्टम है। मान लीजिए यहां से हमें 50 GB का डेटा जो है वो हमें इस सिस्टम में ट्रांसफर करना है, टोटल 50 GB का। तो अब ये जो डिवाइस है हमारा, ये जो 50 GB डेटा को ट्रांसफर करेगा उस डिवाइस में, तो इसकी एक स्पीड होगी जिसको हम कहते हैं DTR, यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट। यानी कि इस 50 GB को ये कितना जल्दी ट्रांसफर कर रहा है, लेट ट्रांसफर कर रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहा है, फास्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये डेटा ट्रांसफर रेट हमारा इसका हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से हम किस ऑप्शन का यूज करें, ताकि जो डेटा ट्रांसफर रेट की जो स्पीड होती है उसमें जो विभिन्नता आ जाती है, जो डिफरेंस आ जाता है, उससे हम ओवरकम हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 डिवाइस हैं टोटल, हम एक साथ इन दोनों डिवाइस से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। सेम सिस्टम से हमारे सिस्टम बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी स्पीड जो है ये 1 GB को 5 मिनट में भेज देता है, ये 1 GB को भेजने में 10 मिनट ले रहा है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर रेट की स्पीड में जो डिफरेंस आया है, इस डेटा ट्रांसफर रेट की स्पीड में जो डिफरेंस आता है, इसके ऊपर ओवरकम होने के लिए, यानी कि दूर होने के लिए, इससे हमारा छुटकारा हो जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं? तो दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बफर रजिस्टर्स जो हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास इनपुट रजिस्टर होता है, एक हमारे पास आउटपुट बफर रजिस्टर होता है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो आपका इनपुट डिवाइस होता है और एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस से हम क्या देते हैं, हमारे सिस्टम को इनपुट देते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनपुट डिवाइस से इनपुट जाने के बाद CPU क्या करेगा, हमारे उस डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो इनपुट डिवाइस के बाद यहां पे हमारे पास इनपुट बफर रजिस्टर होता है, और आउटपुट डिवाइस से पहले हमारे पास आउटपुट बफर रजिस्टर होता है। तो इनपुट रजिस्टर और आउटपुट बफर रजिस्टर, इनको हमें देखना पड़ता है, इनका हमें यूज करना पड़ता है डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड्स को मेंटेन करने के लिए, या फिर डिफरेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है दोस्तों कि भाई विच ट्रांसमिशन मीडिया, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है माध्यम, मीडिया का मतलब यहां पे होता है दोस्तों माध्यम। कौन सा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे हम डेटा भेज रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो कौन सा डेटा ट्रांसमिशन का माध्यम है, प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड करता है द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर ये है, एक हमारे पास कंप्यूटर ये है, और ये किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और इस नेटवर्क के ऊपर जो इनका ट्रांसमिशन मीडिया, जो हमारे इनके बीच में जो ट्रांसमिट होगा, डेटा इधर से उधर जाएगा, तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास है जो एक नेटवर्क में उच्चतर सर्जन गति प्रदान करता है, यानी कि ये जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा और ये जो ट्रांसमिशन होगा इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं। क्या हम कोएक्सियल केबल्स का यूज कर सकते हैं, क्या हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज कर सकते हैं, क्या हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल केबल का यूज कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने अपने घर में क्या लगवाया हुआ है दोस्तों, वाईफाई लगवाया हुआ है, इंटरनेट लगवाया हुआ है, और आपका जो प्लान है वो मान लेते हैं हम 100 Mbps का प्लान है। और जो वाईफाई कंपनी है उन्होंने किसका यूज किया हुआ है, उन्होंने फाइबर्स का यूज किया हुआ है। गली में, आपके गली में, रोड पे फाइबर्स की वायर जो है उनको उन्होंने बिछाया हुआ है, जिनके थ्रू आपके पास नेटवर्क या फिर इंटरनेट जो है वो पहुंच रहा है। तो आप लोगों को पता होगा 100 Mbps का मतलब क्या होता है कि भाई 100 MB पर सेकेंड की हमारी स्पीड होती है। बेसिकली इसको 8 से डिवाइड करते हैं हम, तो 8 8 एकम 8, और हमारे पास बचता है 20, 8 दूनी 16, यानी कि 12 Mbps तक की हमारी डाउनलोडिंग स्पीड हो जाती है अगर 100 Mbps का प्लान है तो हमारा। तो ये जो स्पीड है आप लोगों की, ये जो ट्रांसमिशन होगा आप तक, जो इंटरनेट पहुंचेगा और जो डेटा आप ट्रांसमिट करेंगे फिर आप यूज करेंगे, इसकी स्पीड हाईएस्ट कौन से मीडिया में होती है, कौन से तरह के केबल हम यूज करें या फिर क्या हम यूज करें जिसमें सबसे हाईएस्ट स्पीड होगी। तो बहुत सही आंसर है, बिल्कुल आप लोगों ने सी आंसर ही इसका मुझे लगता है दिया होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम करते हैं ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड के लिए, और ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड है दोस्तों वो बेसिकली 1000 Mbps पर सेकेंड तक भी जा सकती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आप सभी को पता है माइक्रो प्रोसेसर, हम हमारे सीपीयू को भी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिप के ऊपर होने की वजह से इसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को या फिर हमारे प्रोसेसर को। तो पूछा है 4 ऑप्शंस में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रकार है। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा सीआईएससी के बारे में, आरआईएससी या फिर ईपीआईसी के बारे में। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीआईएससी की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, तो याद रखना सीआईएससी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। आरआईएससी का मतलब होता है दोस्तों रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ईपीआईसी का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्लिसिटली पैरेलल, एक्सप्लिसिटली पैरेलल कंप्यूटिंग इसका मतलब होता है। तो ये तीनों तरह के ही हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं दोस्तों ये अवेलेबल होते हैं। इन माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में डिटेल से आप लोगों को एक वीडियो बना के मैं समझाऊंगा, या फिर हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक माइक्रो प्रोसेसर्स की 15 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डिटेल से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सीआईएससी, आरआईएससी और ईपीआईसी के बारे में मैंने वहां पे डिटेल से कराया हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी तीनों ही तरह के क्या है हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। इनमें कुछ स्पीड का फंक्शन होता है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी के अंदर वर्ड लेंथ का फंक्शन होता है। तो ये सभी चीजों के बारे में आप प्लीज चैनल पे जाके सर्च कीजिए माइक्रो प्रोसेसर, और आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएंगी। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन is used for 2D transformations। इनमें से कौन सा विमान नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेन ही आएगा, हिंदी में भी प्लेन लिखा जाएगा। इनमें से कौन सा प्लेन है जो यूज किया जाता है 2D ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए। क्या 3 डायमेंशनल प्लेन का यूज करेंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन का यूज करेंगे, 1 डायमेंशनल प्लेन का यूज करेंगे, या फिर 4 डायमेंशनल का प्लेन का यूज करेंगे।
तो 2D की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, 2D का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें करनी है तो कॉमन सेंस की बात है, हम किस डायमेंशनल प्लेन का यूज करेंगे, हम टू डायमेंशनल प्लेन का यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो हम 3 डायमेंशनल का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, खींचना, हिंदी में बोलोगे तो खींचना या फिर लेना। फिल्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिल्टर का मतलब होता है छानना। एक्सट्रैक्ट करना है और फिल्टर करना है डेटा को। डेटा क्या होता है दोस्तों, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब है हमारे पास जानकारी। तो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को डेटा वेयर हाउस के अंदर से हमें फिल्टर करना है, डेटा को छानना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हम उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस क्या होता है दोस्तों, वेयर हाउस आप लोगों को पता होगा, अमेजोन के वेयर हाउस हैं, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस हैं। वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पे बहुत सारा सामान होता है। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पे बहुत सारा क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल HSSC ने फॉर्म फिल करवाए हैं, 7 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो 7 लाख लोगों का जो डेटा एक जगह पे रखा होगा उसको हम क्या कह देंगे, डेटा वेयर हाउस कह देंगे। अब उस डेटा वेयर हाउस के अंदर से HSSC को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डेटा एक्सट्रैक्ट और फिल्टर करना है अलग से, OBC कैंडिडेट्स का डेटा अलग से फिल्टर करना है, SC ST कैंडिडेट्स का डेटा अलग से फिल्टर करना है। तो किसी डेटा वेयर हाउस के अंदर से डेटा को फिल्टर करना, शर्तों पे फिल्टर करना है कि भाई हमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के चाहिए हैं, हमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने एग्जाम में इतने मार्क्स लिए हैं, हमें सिर्फ ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने आधार कार्ड नंबर जो है वो नहीं दिया है। तो ऐसे कुछ फिल्टर करके या फिर डेटा को डेटा वेयर हाउस के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, उसको क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है डेटा माइनिंग, उसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनिंग का मतलब भी क्या होता है, जैसे कोल माइन होते हैं, गोल्ड माइन होते हैं, मतलब उसके अंदर माइन मतलब खुदाई, उसके अंदर बहुत सारी खुदाई करके हम चीजों को निकालते हैं। सेम उसी तरीके से याद रख सकते हो, डेटा वेयर हाउस के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना या डेटा को फिल्टर करना क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे पास डेटा माइनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, इन विच व्यू हेडर्स एंड फूटर्स आर विजिबल। कौन सा व्यू है जहां पे हमें हेडर्स और फूटर्स ये दोनों विजिबल होते हैं, दिखते हैं। हेडर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप MS वर्ड की बात करते हैं तो आप लोग एक पेज के ऊपर काम करते हैं। MS वर्ड का यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। MS वर्ड को दूसरे किस नाम से जानते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हेडर्स जो होते हैं वो आपके हर पेज के ऊपर आते हैं। आपको यहाँ पे कोई टाइटल देना है, कोई नाम देना है या फिर कोई हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हैं। फुटर जो होते हैं वो आपके हर पेज के नीचे वाले हिस्से में आते हैं। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा व्यू है जहां पे हमें हेडर्स और फुटर्स विजिबल होते हैं। हमें MS वर्ड की अगर हम बात करते हैं, पावर पॉइंट या एक्सेल की बात करते हैं, तो सभी में जो व्यू होते हैं, व्यू का मतलब होता है कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आपके एक्सेल शीट है, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको देखने का तरीका आप नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू में देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, वेब लेआउट व्यू, बहुत सारे व्यूज होते हैं। ऑलरेडी हम व्यूज के ऊपर वीडियो जो है वो बना चुके हैं, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी कर देता हूँ कि मैं किन व्यूज की बात कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार MS वर्ड यहाँ पे ओपन करता हूँ और कोशिश करते हैं देखने की कि हमारे पास कौन कौन से व्यूज होते हैं। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो है, देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, रीड मोड आ जाता है, प्रिंट लेआउट आ जाता है, वेब लेआउट आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, आउटलाइन आ जाता है। ये बहुत सारे व्यू होते हैं एक डॉक्यूमेंट को देखने के। तो इन्हीं व्यूज की बात हो रही है कि किस व्यू में हमारे पास जो हमारे हेडर्स और फूटर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं या फिर वो दिखते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, पेज लेआउट व्यू एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कोई भी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा, उसको देखने के लिए हम
प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसको पहले ही देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। और हमारे पास एक व्यू होता है पेज लेआउट व्यू। दोनों में ही क्या होता है, हेडर्स और फूटर्स जो है हमारे पास विजिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों हम, Which of the following is a great way to create a label that spans multiple columns? आपसे पूछा गया है कि which of the following is a great way to create a label that spans multiple columns? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, और एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देके समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम MS Excel ओपन करेंगे, और MS Excel को ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये किस चीज की बात हो रही है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी वर्कशीट को, ताकि हमें क्लियर हो बात। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं, अभी मेरा देखिए ये एक सेल के अंदर डेटा है, दूसरी सेल में नहीं है, तीसरी में नहीं है, सभी सेल खाली है, सिर्फ एक सेल में मेरा डेटा है। मैं चाहता हूं कि मैं इस सेल को पकड़ के पहले तो मैं यहां से यहां तक ड्रैग करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 5 कॉलम है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा क्या हो जाए, ये एक सेल बन जाए, ये 5 सेल मिलके एक सेल बन जाए। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है एक्सेल के अंदर, वो कौन सा अवेलेबल होता है दोस्तों, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं ये डेटा हमारा एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब ये पूरी एक सेल हो गई है। यही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, और HSSC ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछती है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, सबसे अच्छा तरीका है एक लेवल बनाने का, जो क्या करेगा, मल्टीपल कॉलम्स को स्पेन करेगा एक साथ। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मर्ज एंड सेंटर, सेल्स को मर्ज करके और बिल्कुल सेंटर में लेके आना, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, 9th क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सा ऐसा फीचर है MS पावर पॉइंट का जो अलाउ करता है हमें क्विकली ऐड ए विजुअल स्टाइल टू द सिलेक्टेड शेप और लाइन। यानी कि हमने अगर कोई शेप इंसर्ट करी है MS पावर पॉइंट में, या हमारे पास अगर कोई लाइन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है क्विकली, जल्दी से जल्दी ऐड करने है हमें विजुअल स्टाइल, यानी कि इनको देखने का जो तरीका है उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं पावर पॉइंट में, उनको ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा फीचर अवेलेबल होता है। क्या अरेंज होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, क्विक स्टाइल्स होता है, या फिर शेप इफेक्ट्स होता है। तो ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में ही क्या करना चाहता हूं, क्विकली ऐड करना चाहता हूं विजुअल स्टाइल इसका। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, होप सो पहले मैं क्या करता हूं, हमारे जो हमारे फॉन्ट हैं इनको मैं पहले रेड कलर का कर देता हूं, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास ड्राइंग वाले सेक्शन में, ड्राइंग ग्रुप में हमारे पास क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन होता है, जो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्विक स्टाइल्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो क्विकली ऐड करना है हमें विजुअल स्टाइल को, तो हम कोई भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो इसके पीछे हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप किसी भी स्टाइल को लेके इनके ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्टाइल्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा जो है वो हम वाइट कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम क्विकली ऐड कर सकते हैं, हमारे जो कंटेंट होता है उसमें क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टाइल्स को शेप या फिर स्टाइल में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मार्ट आर्ट नहीं, क्विक स्टाइल्स हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। होप आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया होगा। तो आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन। निम्नलिखित में से कौन अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता होगा क्लाउड जो होता है दोस्तों, बेसिकली वो एक वर्चुअल स्टोरेज होती है, वर्चुअल स्टोरेज होती है क्लाउड प्लेटफॉर्म। और जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल होता है, जीमेल के ऊपर आपका जो भी डेटा होता है वो जीमेल क्लाउड स्टोरेज पे जाके सेव होता है, गूगल स्टोरेज पे जाके सेव होता है। ऐसे ही हमारे पास अमेजॉन कंपनी है, हमारे पास आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, हमारे पास गूगल कंपनी है,
हमारे पास अलीबाबा कंपनी है जो ये क्लाउड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है। हमसे पूछा गया है कि अमेजॉन कंपनी जो है वो कौन सी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो अमेजन कंपनी जो करवाती है दोस्तों उसको बोला जाता है AWS। AWS का मतलब होता है दोस्तों अमेजॉन, याद रखना फुल फॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विसेज, हमारा अमेजन क्लाउड का नाम होता है। एज्योर जो होता है दोस्तों इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारा एज्योर होता है। एंड जीसीपी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये गूगल कंपनी द्वारा किया जाता है, इसलिए अमेजन द्वारा दिया जाने वाला क्लाउड सर्विस कौन सी है, हमारे पास AWS क्लाउड सर्विस है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी और आपका स्कोर भी है जो वो 10 आउट ऑफ 10 रहा होगा। एंड इस ऐसे ही तरीके से अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो इतने ही मजेदार और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपको मैं कंप्लीट बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराने की ठानी है। तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना ताकि पता लगे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। HSSC का लेवल दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़े से एडवांस लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। घिसे पिटे शॉर्टकट कीज वगैरह के क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर इस वीडियो को आपने अभी तक पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, वॉच करने के लिए। एंड जल्दी ही नेक्स्ट क्लास भी आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये था पहला मॉक टेस्ट। आई होप आपका मॉक टेस्ट अच्छा गया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।